हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, लगातार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाया जा रहा है। आज हम लोग जो 2022 में ऑनलाइन पेपर हुए थे वहां से अपनी शुरुआत करते हैं। देखिए, ये पेपर जो है आपका वो है 28 दिसंबर 2022 का, ठीक है। जो ऑनलाइन पेपर हुआ था ये वही पेपर है। प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। अपने साथ एक कॉपी और एक कलम लेकर के जरूर बैठिएगा, क्योंकि क्वेश्चन को बताने के साथ साथ जो एक्स्ट्रा जानकारी आपको देंगे उसको आप नोट डाउन करते चलिएगा। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर आपको वीडियो मिलेंगी। प्यारे साथियों, किसी भी प्रकार की कोई भी आपको परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। एक चीज़ और प्यारे साथियों, अगर आप लोग लगता है कि मुझसे पहले आंसर दे रहे हैं तो अपना उत्तर कमेंट कर दीजिएगा। मुझे ये पता लग जाएगा कि आपने मुझसे पहले आंसर दिया होगा, ठीक है। चलिए, अब बिना विलंब किए हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, मध्यकाल में दिल्ली के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। आपको जो ये क्वेश्चन पहला दिया गया है, एक तरफ शासक हैं, दूसरी तरफ उनका समय है। आपको मिलान करके सही जवाब देना है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो तोमर हैं, तोमर का समय माना जाता है आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165 तक। तो सबसे पहले आपका बन गया 3, ठीक है, ऐसे। इसके बाद कह रहा है अनंगपाल का समय कब से कब तक है, तो 1130 से 1135 तक। तो 3 के बाद आपका आ गया 4। चौहान वंश का समय कब से कब तक है, तो 1165 से लेकर के 1192 तक आ गया आपका 2। और पृथ्वीराज चौहान का समय है 1175 से 1192 आ गया 1। तो 3 4 2 1 आपका क्रम बना। देखिए ये किस क्वेश्चन में है, 3 4 2 1 आपका दूसरे में है। इस तरह दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, प्राचीन तमिलनाडु में डैश की बस्तियों को उर कहते थे। कुछ ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। वो व्यापारियों की बस्तियां थी, कुलीनों या अभिजातों की बस्तियां थी, खेतिहर किसानों की बस्तियां थी, शिल्पकारों की बस्तियां थी। तो देखिए, जो खेतिहर किसान होते थे उन्हीं की बस्तियों को उर कहा जाता था, याद रखिएगा, ठीक है। और जो उर है ये राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी। क्या होती थी ये भी जानते रहिएगा, राज्य की सबसे छोटी इकाई भी इसे ही कहते हैं। तो यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। उर को ही ग्राम भी कहते हैं, इसका एक नाम और होता है ग्राम, ये भी जानते रहिएगा, ठीक है। नहीं तो कभी आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो, ठीक। चलिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। और क्वेश्चन नंबर 3 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं और 3 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है, मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान करिए, जो पतन का संदर्भ है उसी के क्रम में आपको मिलान भी करना है। देखिए, फर्रुखशियर का जो समय है वो कब से कब तक है, तो देखिए फर्रुखशियर का समय है 1713 से लेकर के 1719 तक। सबसे पहले आपने 2 को मिलाया। शाह आलम द्वितीय का समय कब से कब तक है, 1759 से लेकर के 1816 तक आपका 1 हो जाएगा। अहमद शाह का समय कब से कब तक है, 1748 से लेकर के 1754 तक है, आपका 4 हो जाएगा। और आलमगीर द्वितीय का जो बचा है तीसरा, तो 2 1 4 3 ऑप्शन में देखिए 2 1 4 3 तीसरे में है,
तो तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और 4 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है उत्तराधिकार की सहदायद प्रथा का क्या अर्थ है? बताइए, चौथे का राइट जवाब दीजिए। पसंदीदा पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना, गलत है। ज्येष्ठ पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना, ये भी गलत है। सभी पुत्रों व पुत्रियों के बीच विरासत का विभाजन, ये भी गलत है। सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन, चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। देखिए उस समय जब की ये बात है मिडाइवल पीरियड की, उत्तराधिकार की वहाँ 2 परंपराएं चलती थी। एक तो सहदायद है और दूसरी है ज्येष्ठाधिकार। क्या थी? ज्येष्ठाधिकार, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, पूछ सकता है। ज्येष्ठाधिकार में सबसे बड़े पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी तथा सहदायद जो प्रथा थी उसमें सभी पुत्रों के बीच में जो सत्ता होती थी उसका विभाजन होता था। और जो मुगल काल है उसमें सहदायद प्रथा की ही चर्चा, अर्थात इसी की ही चर्चा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं और 5 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है किस नाम से जानते हैं। स्तोत्रम नहीं, भजनम नहीं, प्रबंधम नहीं, अभंगम। किस नाम से जानते हैं? अभंगम नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये जो अभंगम है, इस अभंगम के साथ एक शब्द और जानते रहिएगा, कीर्तन। इन दोनों का मिला जुला बड़े पैमाने पर जो प्रयोग है वो संत तुकाराम की देन है। किसकी है? संत तुकाराम की देन है। इन्हीं दोनों के आधार पर तुकाराम ने धार्मिक और सामाजिक रूप से लोगों को जागरूक किया था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 होगा। चलिए क्या कह रहा है आइए देखते हैं। तो 6वें पर चलते हैं और 6वें का राइट जवाब आप सभी को देना है, ठीक है। चलिए 6वें का राइट जवाब आपको कमेंट करके दे रहा है। मौजूदा महाराष्ट्र में रहे संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव करिए। पहला कह रहा है 13वीं से 17वीं शताब्दी में हुए कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों और जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया है। बिल्कुल सत्य कथन है। इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। दोनों सही है, ए और बी आपके दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। चलिए कौन सुमेलित है, सही आपको बताना है, ठीक है। 7 का राइट जवाब आपको देना है। तो बताइएगा जो है सही कौन सा सुमेलित है, ठीक। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए इसका जो आंसर है वो बताया नहीं गया है, ठीक है। लेकिन अब जब इसका आंसर बताया नहीं गया तो एक कॉमन मार्क्स के तहत इसका नंबर सबको मिला था। आइए देखते हैं। बख्शी क्या होता था? सैन्य वेतनाधिकारी होता था। सैनिकों का वेतन देने का काम करता था, उससे संबंधित जो भी काम होते थे करता था। सद्र धार्मिक व धर्मार्थ किए जाने वालों का मंत्री था। धर्म से संबंधित चीज़ों को ये करता था, ठीक है। इक्तेदार, देखिए सैन्य कमांडर भी होता था, राजस्व अधिकारी भी होता था, ठीक है। राजस्व अधिकारी भी इसको कहते हैं। और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी होता था। देखिए इस हिसाब से तो सारे के सारे आंसर आपके सही हैं। मेरी बात को समझिएगा, नहीं तो आप लोग समझे सर गलत बता दिए हैं इसका आंसर। देखिए
अगर ये सैन्य कमांडर को हटा लिया जाए, देखिए ये सैन्य कमांडर हटा लिया जाए तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ए, बी और डी, जो कि आपको चौथे ऑप्शन में मिलता है। क्योंकि इक्तेदार का प्रमुख काम होता था राजस्व इकट्ठा करना, कर इकट्ठा करना, ठीक है। लेकिन अब इसका आंसर सीटेट ने ऑफिशियली भी जारी नहीं किया था, तो अब इस हिसाब से अगर इसके हिसाब से चलना है तो आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर इसको छोड़ देना है तो फिर अब इसमें सारे के सारे विकल्प आपके सही हैं, अब ये डाउट में है, ठीक है। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, और 8 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होता था। ये सभी के सभी एनसीईआरटी से आए हैं। एनसीईआरटी आपको एक एक चैप्टर पढ़ाई गई है, जाके वीडियो देख लीजिएगा, देखना होगा तो बताइए किसके लिए होगा। तो आपका राइट होगा बीघा नहीं, बेवड़ के लिए। किसके लिए? बेवड़ के लिए यूज होता है, अर्थात मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए बेवड़ शब्द इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक शब्द यहाँ आया है बैगा, ये क्या है ये भी आप जान लीजिए। मध्य भारत का एक आदिवासी समुदाय है। किसका है? मध्य भारत का ये क्या है? आदिवासी समुदाय है। ये भी जानते रहिएगा, आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं और 9 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। तो आप लोग चलिए 9 का राइट जवाब देने का प्रयास करिए। कह रहा है 19वीं सदी के आरंभ में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में कथन ए और बी को पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें। चलिए कह रहा 19वीं सदी के शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता। बिल्कुल सही है। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके, किताब, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे छपना, इनका विकास हो रहा था। दोनों सही है और इन्हीं से ही इसका रूप बदलता है। तो ए और बी दोनों सही है और बी ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं और 10 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट जवाब आपको देना है क्या होगा। कह रहा है ए और आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बचपन में रोजमर्रा की जिंदगी में जातिगत पक्षपात झेला था। बिल्कुल सही है। आप लोगों ने इनके बारे में एनसीईआरटी में पढ़ा था। जब ये स्टेशन पर उतरे थे तो लोगों ने इनसे पूछा कि जाति क्या, इन्होंने बता दिया महार जाति है, तो इनको अपने गाड़ी में कोई नहीं बैठाया, ठीक है। यहाँ तक कि स्टेशन मास्टर ने भी अपना मुंह बिचका लिया था इनको देख करके। आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो पता चलेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। बिल्कुल सही है। अब कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है तो गलत है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। कैसे समझिए, देखिए क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने जातिगत पक्षपात को सामाजिक भेदभाव के कारण झेला था, ना कि अपने पिता के कारण। तो यहाँ पिता का अंबेडकर से कोई संबंध नहीं, इसीलिए आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं और 11 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए 11 का राइट जवाब देना है। कह रहा निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए और उपर्युक्त जो सही विकल्प है उसका चुनाव करिए। 11 का राइट जवाब दीजिए। कह रहा है ईवी रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। बहुत सही। आप देखिए यहाँ कुछ और चीज़ें मिलेंगी। ईवी रामास्वामी कहाँ से जो है, किस प्रेसिडेंसी से? मद्रास। और कौन सा आंदोलन शुरू किया? स्वाभिमान। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो ये सही है। उन्होंने ऐसे लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कराने के लिए किया, ये भी सही है। और आर ए की सही व्याख्या भी करता है।
तो ए और आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या है, बिल्कुल पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं और 12 का राइट जवाब आपको देना है। क्या होगा? किसने जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था? बताइए, जल्दी से आपको जवाब देना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, देखिए पहले तो किया था लेकिन बाद में इन्होंने कह दिया था कि नहीं अब विभाजन होना चाहिए, ठीक है, गलत हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान, ये भी गलत होगा। वीर सावरकर, ये भी गलत होगा। मौलाना आज़ाद राइट जवाब होगा। याद रखिएगा 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग की बुरी पराजय होती है, जिससे जिन्ना ने गांधी पर हिंदू राज्य स्थापित करने का आरोप लगा दिया और आरोप लगाने के बाद एक सांप्रदायिक दंगे को भड़का दिया तथा द्विराष्ट्र सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन कर दिया। इस द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध मौलाना आज़ाद ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, और देखते हैं 13 का राइट जवाब क्या होगा। 1857 की क्रांति से संबंधित है और आपको राइट जवाब देना है। क्या होगा? चलिए, कह रहा है तो इसका राइट जवाब देना है, ठीक है। कह रहा है जल्दी से आपको राइट जवाब दे देना है। 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। मैं चाहता हूं इसका आंसर कमेंट करें, हर भाई इसका आंसर कमेंट करें, मुझे देखना है कि कौन सही इसका आंसर देता है। आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए, 1857 के विद्रोह के कथन पर विचार करते हैं। मई 1857 में भारी विद्रोह का आरंभ हुआ, ठीक है, बिल्कुल सही है। यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी या पैसिव आंदोलन था। तो ये आपका जो दूसरा वाला है ये गलत हो जाएगा। इसमें सिपाहियों और जनसाधारण ने बड़ी संख्या में भाग लिया था, बिल्कुल ठीक है। तो आपका केवल 2 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो कह रहा है कौन सा सही नहीं है। तो याद रखिएगा आपका सही केवल 2 नहीं है, पहला और तीसरा आपका सही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसका देखिए दूसरे में क्या होगा। 1857 का विद्रोह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा प्रतिरोधी आंदोलन था। अगर इसी अप्रतिरोधी को हटा करके यहाँ प्रतिरोधी शब्द लगा दिया जाए तो आपका तीसरा भी सही हो जाता, लेकिन अप्रतिरोधी कहा है इसलिए दूसरा आपका गलत हो गया है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14 पर, और क्वेश्चन नंबर 14 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए, जिसको भी आता है वो हमसे पहले कमेंट कर सकता है, ठीक है। चलिए, ए और बी कथन पर सहायक संधि के संदर्भ में विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए, सही और गलत इन 2 शब्दों को हमेशा हाईलाइट करके दिया जाता है कि लोग कंफ्यूज ना हो। बताना है आपको राइट जवाब क्या होगा। भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति थी। सहायक संधि में गलत है, बिल्कुल गलत है। भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था, बिल्कुल सही है। तो ए और बी दोनों सही है, गलत है। ए और बी दोनों गलत है, ये भी गलत है। ए सही है लेकिन बी गलत है, ये भी गलत है। ए गलत और बी सही, आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए, सहायक संधि का जो जन्मदाता है वो कौन है? वेलेज़ली है। कौन है? लॉर्ड वेलेज़ली है। इसने क्या किया? देसी राज्यों के साथ संबंध बनाने के लिए 1798 से लेकर के 1805 के बीच में इसने सहायक संधि शुरू की। सहायक संधि में क्या होता था समझिएगा, जो भी भारतीय रियासत है अगर वो अपने यहाँ अंग्रेज सेना रखती है, ठीक है, तो उसकी देखभाल और खर्च भी उसी को उठाना पड़ेगा। और ये कहा गया कि उन्हें कोई स्वतंत्र सेना रखने नहीं दी जाएगी। अगली बात कही, भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा भी देना पड़ेगा, ठीक है, जो वो सेना रख रहे हैं उसके बदले में। और भारतीय रियासत बिना अंग्रेजी कंपनी की अनुमति के किसी भी दूसरी रियासत के साथ कोई संधि, कोई आक्रमण या कोई व्यापार से संबंधित कोई चीज़ें नहीं कर सकती है।
ठीक है, तो युद्ध और संधि पे ज़्यादा विशेष फोकस रखा गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपकी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पर, और देखते हैं 15 का राइट जवाब क्या होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 का आपको राइट जवाब देना है। जल्दी से आते हैं 15 पर, और 15 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त कितने युग्म सही सुमेलित हैं इसको पढ़ लीजिएगा। ग्रह और अपने अक्ष पर घूर्णन का समय। देखिए यूरेनस का कितना है, यूरेनस का होता है 17 घंटे 14 मिनट, बिल्कुल सही है। नेपच्यून का 16 घंटे 7 मिनट, बिल्कुल सही है। शनि का 25 घंटे 40 मिनट, गलत है। मंगल का 24 जो है कह रहा है 9 घंटे 56 मिनट, गलत है। तो केवल 2 आपके सही हैं। देखिए अब मैं आपको शनि का बता देता हूँ। शनि का क्या होता है, शनि का होता है 10 घंटे और 13 मिनट। कितना होता है, 10 घंटा 13 मिनट शनि का है, और मंगल का होता है 24 घंटा और 37 मिनट। ये याद रखिएगा। तो आपका 2 सही है और 2 गलत है, याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं, और 16 का राइट जवाब आप सभी को देना है क्या होगा। चलिए, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। ठीक है, चलिए, कह रहा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। क्या ये कथन सही है, ये बिल्कुल गलत है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है, बिल्कुल आपका सही जवाब दूसरा है। मैं कुछ चीज़ें और बताता हूँ, समझिएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, विश्व भर में एकरूपता बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा तैयार की गई है। इसे टेढ़ी मेढ़ी रेखा के नाम से भी जानते हैं, और यह विश्व को 2 बराबर भागों में करें 2 भागों में बांट देती है, बराबर नहीं। ठीक है, 2 भागों में बांट देती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, और 17 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट जवाब देखना है क्या होता है। कह रहा है निम्नलिखित ए और बी को पढ़िए और उपर्युक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, सॉरी, ए और आर है। ए और आर को पढ़ना है और उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है, तो बताना है इसका राइट जवाब क्या होगा। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि अपने, ठीक है, अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। बिल्कुल सही है। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4, ये बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी करता है, इसलिए पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18 पर, और 18 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। ठीक है, चलिए, कह रहा है जब हम एक भारतीय शहर से जापान की राजधानी टोक्यो 130 डिग्री 45 मिनट पूर्व की यात्रा करते हैं, तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गंवाएंगे। शहर तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय को हम नज़रअंदाज कर दें। बताना है कि आप कितने घंटे अर्जित कर रहे हैं या कितने घंटे गंवाएंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो आंसर होगा वो लगभग 4 घंटे गंवाएंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। आप लोग सोचेंगे कि कैसे जो है गंवाएंगे। चलिए, जब हम एक भारतीय शहर, मान लीजिए ये है आपकी दिल्ली, दिल्ली से आपको जाना है जापान की राजधानी टोक्यो। ठीक है, और कह रहा है जो कि 100 कहाँ है, 130 डिग्री 45 मिनट ईस्ट में है, पूर्व में है। ठीक है, जब वहाँ की यात्रा हम करेंगे तब दिल्ली में दोपहर के कितने बज रहे होंगे।
देखिए जब दिल्ली में, मैं आपको समझाता हूँ, जब दिल्ली में दोपहर के 12:30 बज रहे हो, मान लो दोपहर के 12:30 दिल्ली में जब होंगे तो उस समय टोक्यो, जो टोक्यो है वहाँ कै बज रहे होंगे, वहाँ 4 बज रहे होंगे। कितने? 4 बज रहे होंगे। अर्थात ग्रीनविच मानक समय के अनुसार 4 घंटे या 3 घंटे 30 मिनट का समय हम गंवाएंगे। समझ में आया ना? बात नहीं समझ में आ रही है? बताइए, ये आपको समझ में आया कि नहीं? जब दिल्ली में 12:30 बजते हैं तो उस समय टोक्यो में कितने बजते हैं? 4, मतलब 4 बजते हैं। इसी हिसाब से हम आपको बताते हैं कि लगभग कितना समय, 3.5 घंटे का अंतर है। मैं इस उदाहरण से आपको समझा रहा हूँ कि दिल्ली में अगर 12:30 बज रहे हैं तो टोक्यो में 4 बजेंगे। तो जब आप भारतीय शहर से जापान की राजधानी टोक्यो की यात्रा करेंगे तो आप क्या करेंगे? आप अपने 4 घंटे के समय को गंवा देंगे भैया, बचाएंगे नहीं है, अर्जित नहीं करेंगे। याद रखिएगा, क्या करेंगे? गंवाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 और 19 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए 19 का राइट जवाब आपको देना है, क्या होगा? कह रहा है महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज हैं। बताइए महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज कौन कौन से हैं? बताइए। तो एक तो मैग्नीशियम है, एक सिलिका है, एल्यूमिना नहीं है, निकिल नहीं है। तो ए और सी आपका राइट जवाब हो जाएगा तीसरा। चलिए, जो महासागरीय भूपरपटी की जो शैलों का निर्माण है वो मुख्य रूप से सिलिका एवं मैग्नीशियम से हुआ है। यही परत आपकी सीमा कहलाती है। याद रखिएगा, किससे हुआ है? सिलिका और मैग्नीशियम से। महासागर की परपटी का निर्माण किससे हुआ है? तो सिलिका एवं मैग्नीशियम से हुआ है और यह परत आपकी सीमा कहलाती है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं और 20 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया और वहां उसे बांज, एस, बीच के पेड़ तथा फिजेड मोनाल पक्षी मिले। उसने निम्न में से किस वनस्पतिक क्षेत्र का दौरा किया होगा? बताइए। 20 का राइट जवाब दीजिए। तो वो देखिए शीतोष्ण पर्णपाती वन का उसने दौरा किया है। कहाँ का? शीतोष्ण पर्णपाती वन का उसने दौरा किया है। ठीक है। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ठीक है। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। याद रखिएगा। और ये सब क्या होते हैं? ये सब शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और मोनाल पक्षी भी यहाँ पाया जाता है। इस पे अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोनाल पक्षी कहाँ पाया जाता है। तो याद रखिएगा क्या क्या बताया? उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेश। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर, और 21 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए कह रहा है किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है? बताइए, राइट जवाब दीजिए। वो कौन सा क्षेत्र है जहां आपको सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है? तो वो आपका क्या है? टुंड्रा क्षेत्र है। क्या है? टुंड्रा क्षेत्र। देखिए जो आपका आर्कटिक सागर है, मैं आपको समझा रहा हूं, जो आपका आर्कटिक सागर है, आर्कटिक सागर के जो निचला भूभाग है, इसका जो निचला भूभाग है इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? टुंड्रा प्रदेश। इस प्रदेश में अमेरिका के, कनाडा तथा अलास्का के निर्जन भूभाग भी आपके सम्मिलित होते हैं। ऐसा याद रखिएगा, पूछ सकता है। ठीक है। और यहाँ जो शीत ऋतु है वो क्या होती है? अत्यंत लंबे समय तक रहती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक। चलिए इसे जो ये प्रदेश है आपका, इसे ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। 22 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा।
कह रहा है निम्नलिखित कथन ए और आर के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। महासागर का जल लवणीय या खारा होता है, बिल्कुल ठीक है। महासागर की मात्रा जो जल है उसमें बड़ी मात्रा में लवण घुले होते हैं, बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या भी करता है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ बताना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं और 23 का राइट जवाब देखते हैं। कह रहा है पवन के निक्षेपण को कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है। देखिए क्या कहा जाता है, लोएस कहा जाता है। देखिए पवन द्वारा उड़ाई गई धूल के निक्षेप से जो जमाव निर्मित होता है, मान लीजिए पवन चल रही है, अपने साथ धूल के कुछ जमाव लेकर के यहाँ आई है, ये जम गया, इसी को ही क्या कहते हैं, लोएस कहते हैं। क्या कहते हैं, लोएस। और ये कहाँ पाए जाते हैं, चीन में बहुत विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, चीन में बहुत विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। 24 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे क्या कहते हैं, बताइए। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि से मिलती है उसे क्या कहते हैं। 24 का राइट जवाब आपको देना है, बताइए क्या कहेंगे। तो उसे कहते हैं डेल्टा, बिल्कुल नहीं। तटबंध, बिल्कुल नहीं। चापर झील, बिल्कुल। उसे नदी मुहाना कहते हैं। क्या कहते हैं, नदी मुहाना। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे नदी मुहाना कहते हैं। ये मान लेते हैं नदी है और ये एक बड़ी जलराशि है, जब इसी में मिल जाएगी तो इसी स्थान को नदी मुहाना कहते हैं, ठीक है ना। नदी मुहानों पर अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। और यहाँ किसका निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। जब नदी अपने साथ क्या लेकर के आती है, अवसाद बहा करके लेके आती है, उसी अवसाद से डेल्टा का निर्माण यहाँ पर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 पर और 25 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए कह रहा है निम्न सूचीबद्ध लक्ष्यों पर विचार कीजिए और वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। चलिए जल्दी से देखिए और बताइए क्या होगा। निम्न सूचीबद्ध लक्षणों पर विचार कीजिए और वनों के प्रकार की पहचान कीजिए, बताइए इसका राइट जवाब क्या होगा। चलिए कह रहा है कि ये वन सघन और यहाँ साल भर वर्षा होती है, साल भर वर्षा होती है। रोजवुड, आबनूस, महोगनी इस प्रकार के वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। ये वन भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं। 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट जवाब क्या होगा। मैं जानना चाहता हूँ, बताइए ये क्या है, जल्दी से चलिए बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट जवाब। जल्दी से कमेंट करिए, आप लोग, पता चलेगा आपकी तैयारी का स्तर क्या है, बताइए। चलिए उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है, बिल्कुल नहीं। शीतोष्ण सदाबहार वन है, बिल्कुल नहीं। शंकुधारी वन है, बिल्कुल नहीं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, ठीक है। इससे संबंधित कुछ चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ। आपका राइट जवाब है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अब देखिए जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार हैं ये होते कहाँ हैं, तो ये आपका भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा और प्लस उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं। कहाँ, उष्ण कटिबंध के पास ये आपके पाए जाते हैं, ठीक है। ये सघन वन है, यहाँ साल भर वर्षा होती है। और जो वृक्षों की लंबाई होती है, यहाँ ये जो वृक्ष है ना, ये जो वृक्ष हैं इनकी जो लंबाई है लगभग 60 मीटर होती है या इससे ज़्यादा होती है, ठीक है। चूँकि इन पेड़ों के जो पत्ते झड़ने, फूल आने और फल लगने का समय अलग अलग होता है, इसीलिए ये वर्ष भर हरे भरे दिखते हैं। तो ये जो आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है ये हरा भरा दिखता है, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर और 26 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है सतत विकास का अर्थ क्या है,
आपको बताना है। 26 का राइट जवाब दीजिए। सतत विकास का क्या अर्थ है? मुख्यतः नवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण, गलत है। संसाधनों का सीमित उपयोग, गलत है। अपनी संतानों एवं संबंधियों के लिए संसाधनों का बचाव, गलत है। सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना और भविष्य के लिए बचाना, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 27 पर, और 27 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए, चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश हैं? 27 का राइट जवाब दीजिए। किसके अग्रणी उत्पादक देश हैं? देखिए, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया टिन के अग्रणी उत्पादक देश हैं। किसके हैं? टिन के, ठीक है। जो आपका सीसा है, सीसा के उत्पादक देश कौन कौन से याद रखिएगा। एक तो आपका चीन है, दूसरा क्या है? ऑस्ट्रेलिया है, क्या है? ऑस्ट्रेलिया है, और तीसरा है अमेरिका। ये किसके सर्वाधिक हैं? तो चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ये सीसा के उत्पादक हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ निकिल के कौन कौन से हैं, या निकिल के कौन कौन से देश हैं। तो याद रखिएगा, इंडोनेशिया, क्या है? इंडोनेशिया, फिलीपींस, फिलीपींस और कनाडा। ये आपके इंडोनेशिया, फिलीपींस, कनाडा निकिल के आपके जो है उत्पादक या अग्रणी उत्पादक देश हैं। अब आपसे पूछ लेगा जस्ता कहाँ कहाँ का है, तो ये भी याद रखिएगा, चीन है, पेरू है और ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ आपको क्या मिलेगा? यहाँ आपको जस्ता के अग्रणी उत्पादक देश माने गए हैं, याद रख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर, और 28 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है सीढ़ी नुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़ों के किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है, ताकि किस लिए ऊपर उठाया जाता है? आपको राइट जवाब देना है। जल्दी से बताइए। फसल को कीटों से बचाया जा सके? नहीं भैया, कीट से बचाने के लिए नहीं, पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे, बिल्कुल सही है। इसीलिए देखिए, अब समझिए, सीढ़ी नुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़े या किनारों को ऊपर इसलिए उठाते हैं ताकि जो पानी है वो टुकड़ों के भीतर रुका रहे। जो सीढ़ी नुमा खेती है होती कहाँ है? ये पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, ठीक है, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ मृदा अपरदन और पानी के अति प्रवाह के लिए अधिक उत्तर दे, मतलब बहुत तीव्र गति से पानी बहता है। इस विधि द्वारा ढाल की लंबाई को तोड़कर या उसको छोटा करके, ठीक है, कम करके मृदा एवं नमी का संरक्षण किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। 29 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए, 29 का राइट जवाब आपको देना है। एक बाजार में पक्की दुकानें वे होती है, बताइए। 29 का राइट जवाब दीजिए। पक्की दुकानें क्या होती है? जल्दी से बताइए, ठीक है। जहाँ के कर्मचारी नियमित होते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि आपको राइट जवाब देना है जिनके पास शहर पंचायत नगर निगम का लाइसेंस होता है, ठीक है। जो 10 वर्ष से अधिक समय से खुली हुई है, नहीं। जो मुख्यतः बड़े शहरों में होती है, नहीं। ए और बी आपका राइट जवाब दूसरा हो जाएगा। देखिए, एक बाजार में क्या होती हैं? पक्की दुकानें होती हैं जहाँ के कर्मचारी नियमित होते हैं, जिनके पास शहर और पंचायत या नगर निगम का लाइसेंस होता है, बस। इसका राइट जवाब यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 30 पर। 30 क्या कह रहा है? नगर निगम में चुने गए सदस्यों को क्या कहते हैं? बताइए। 30 का राइट जवाब आपको देना। जो नगर निगम है वहाँ जो सदस्य चुने जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जल्दी से 30 का राइट जवाब दे दीजिए। उन्हें सीनेटर कहा जाता है? नहीं। प्रतिनिधि? नहीं। अधिशासी? नहीं। उन्हें पार्षद कहा जाता है। चलिए, नगर निगम में चुने गए सदस्यों को पार्षद कहते हैं, ठीक है। चलिए, 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था, तो जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था है उसके माध्यम से जो आपका पार्षद होता है उसका जो पद है वो क्या होता है? मुख्य रूप से स्थानीय शहरी शासन के अंतर्गत आता है। इसका चुनाव कौन करता है? जो पार्षद है, इसका चुनाव जनता करती है। इसके द्वारा क्या होता है? नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत की व्यवस्था की गई है। जो पार्षद का चुनाव मुख्य रूप से उस क्षेत्र की जनता क्या करती है? अपने प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा उनको चुनती है, ताकि वो उस वार्ड के लिए, उस नगर के लिए क्या करें? विकास करने का काम करें,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? देखिए, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति आपके राज्यपाल महोदय करते हैं। कौन करता है? आपके राज्यपाल। किसके तहत करते हैं? तो ये भी जानते रहिएगा, आर्टिकल 164 के तहत करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 32 कह रहा है कि कथन ए और आर, इन पर विचार करें और जो सही विकल्प है उसका चुनाव करके आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है। करा, कर्ज किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है, जिसके बोझ से दबकर कई किसानों ने आत्महत्या तक कर ली है। बिल्कुल ठीक है। छोटे किसानों को बीज, खाद व कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए साहूकारों से कर्ज लेते हैं, जिसे कई बार वे किसान चुका नहीं पाते हैं। ये भी सही है, ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या भी करता है, तो आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? बताइए, 33 का राइट जवाब दीजिए। वो क्या है? बेगार है, अनियमित है, दिहाड़ी है, असंगठित है। तो इसका सही जवाब होगा, मैं आपको बता देता हूँ, बेगार है। क्या है? बेगार। ठीक है, अर्थात केवल ए। और 1976 में भारत में जो बंधुआ मजदूर हैं उनके लिए कानून बनाया गया, जिसे बंधुआ मजदूरी कानून कहा जाता है। ठीक है, ये 1976 में बना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं और देखते हैं 34 का राइट जवाब क्या होगा। भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने का मुख्य वजह क्या है? सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा, इसका कोई मतलब नहीं है। रियासतों को संतुष्ट करना, कोई मतलब नहीं है। ब्रिटिश शासन के समय व्यवस्था की अच्छी जानकारी, गलत है। समुदायों की बड़ी संख्या है हमारे यहाँ, इसलिए अधिक स्तर की सरकार होना हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 35 पर। और 35 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है और 35 का राइट जवाब देना है। क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। रूढ़िवादिता को पोषित करते हैं, ऐसे कथन पे आपको टिक करना है जो रूढ़िवादिता को पोषित कर रहे हैं। लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर बनते हैं, एक तो ये कर रहा है। लड़कियां भी बेहतर स्काउट लीडर बन सकती हैं, ऐसा नहीं है। लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं, तो यहाँ आपको ऐसा कोई शब्द नहीं मिल रहा है। लड़कियां सौम्य और अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं, यहाँ आपको मिल रहा है। और लड़के दबंग और उग्र होते हैं, यहाँ भी आपको मिल रहा है। तो आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा ए, सी और डी, इसके राइट जवाब हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं और 36 का राइट जवाब हम लोग देखेंगे क्या होगा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से भारत की संसद बनाते हैं, तो देखिए राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर के भारत की संसद बनाते हैं। ठीक है ना, क्या बनाते हैं? संसद। हमारे यहाँ जो लोकसभा है, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं आगे। जो आपके राष्ट्रपति महोदय होते हैं, इनके बारे में जान लीजिए। इनके पास जो शक्तियां होती हैं, ये अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उनकी केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 37, देखते हैं 37 क्या कह रहा है।
भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को क्या चाहिए? प्रभुत्वशाली धर्म को अन्य धर्मों को अपने तहत लाने के लिए प्रोत्साहित या प्रेरित करें, गलत है। राष्ट्र निर्माण के लिए धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना, गलत है। किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना, बिल्कुल। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, संरक्षण नहीं देगा, ठीक है। वो इस मामले में क्या रहेगा, एकदम शांत रहेगा, ठीक है ना। इसमें कोई हस्तक्षेप उसका नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं और 38 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा इस वाक्य को बेहतर व्याख्या करता है? व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है अगर वह निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऊपरी अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी नहीं है, गलत है। देखिए समझिए, अगर जैसे ये गलत कैसे है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई डायरेक्शन दे दिया तो उसको हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शन मिला करके दे दिया है उसे लोअर कोर्ट को मानना ही पड़ेगा। लोअर कोर्ट जो है वो इन दोनों के खिलाफ जा कर के कभी भी न्याय नहीं कर सकता है। इस हिसाब से आपके क्या हो जाएंगे, आपका जो केवल और केवल ए सही होगा, तो तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 39 पर, और 39 का राइट जवाब देखते हैं क्या होता है। किसी समुदाय के घेटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा क्या होता है? उसका बाकी समाज से अलगाव। मतलब जैसे ये समाज है तो घेटोआइजेशन का मतलब होता है इसको इस समाज से निकाल करके बाहर कहीं बसा देना, ये बाहर रहने के लिए बाध्य हो जाए, यही प्रक्रिया घेटोआइजेशन कहलाती है, ठीक है ना। चलिए 39 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं 40 पर, और 40 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए, फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को जीविकापार्जन के अधिकार के रूप में देखने की एक तरफ निम्नलिखित में से क्या एक कदम है? फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहर के कुछ इलाकों का तय किया जाना, बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठेलों को सड़क पर प्रतिबंधित कर देना, तो ये देखिए गलत है, आप प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। छोटी दुकानों को ठेलों की जगह पर स्थान देना, ये भी गलत है। ठेलों और फुटपाथ पर सामान बेचने पर स्थानीय सरकार द्वारा कर लगाना, नहीं, गलत है। वैसे बेचारे वो गरीब होते हैं, आप उन पे कर लगा देंगे तो वो कहाँ से अपना गुजारा कर पाएंगे। 41 पर चलते हैं और अब 41 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा, ठीक है। चलिए 41 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए और आर जो आपको दिया गया है इसको पढ़ना है, इस पर विचार करना है और सही उत्तर का जवाब देना है। कह रहा है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में अनेक काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों वृत्तांत होने चाहिए। ये सही है, काल्पनिक वृत्तांत भी होने चाहिए और कुछ न कुछ वास्तविक वृत्तांत भी होने चाहिए। आर कह रहा है वृत्तांत अधिगमकर्ताओं को विचारों और संस्थानों को समझने में सक्षम बनाते हैं तथा अंतर निरीक्षण को प्रोत्साहित करते हैं, तो आर भी आपका सही है और वो एक की व्याख्या भी करता है, तो पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं। 42 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधारभूत उद्देश्य को विद्यार्थियों को, अब आपको 42 का राइट जवाब देना है क्या होगा, ठीक है। तो जानकार और तार्किक बनाना, ठीक है, पेशेवर बनाना, ठीक है, राजनीतिक रूप से अति सक्रिय बनाना, अति शब्द जो है ये निगेटिव का बोध है, गलत हो जाएगा। सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना, देखिए सक्रिय बनाना पॉजिटिव वर्ड है, तो ए बी और डी आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन के कर्मियों की विविध भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को समझाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी विधि है?
सर्वेक्षण विधि, भूमिका निभाना। सबसे सही भूमिका है भैया। देखिए, जब बच्चा अशोक के बारे में कोई अपनी भूमिका निभाएगा और उनसे संबंधित शासन प्रक्रिया को क्लास में करवाया जाएगा तो बच्चे वहाँ देख करके सीखेंगे। जो बच्चे देख करके या करके सीखते हैं वहाँ वो बहुत ज़्यादा बढ़िया से सीख पाते हैं। तो ठीक है ना, तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है, भूमिका दीजिए। उस भूमिका को क्लास में नाटक के माध्यम से, अन्य माध्यम से उनको प्रस्तुत करवाइए। इससे उनमें बहुत ज़्यादा समझ विकसित होगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर, और 44 का राइट जवाब क्या होगा देखते हैं। ठीक है, चलिए 44 क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है विद्यालय के सादृश्य के साथ अगर सरकार के संसदीय रूप की व्याख्या की जाती है, जहां प्रधानाचार्य प्रधानमंत्री हैं, वरिष्ठ शिक्षक मंत्री परिषद हैं, यहाँ विद्यालय के कर्मचारी के लिए कौन सा उपयुक्त सादृश्य होगा, तो कर्मचारी कार्यपालिका होंगे। कार्यपालिका क्या होता है, ये नीतियों एवं नियमों को लागू करते हैं, या सिंपल सा समझिए कानूनों को, जो आपके कानून हैं उनको लागू करने का काम इनका है। न्यायपालिका का काम क्या है, न्याय करना है। विधायिका का काम क्या है, विधि बनाना है, विधि बनाना है। और विपक्ष का काम होता है उन सभी प्रश्नों को उठाना जो जनता के हितकर हो, अर्थात हर समय सत्ता पक्ष की कमजोर कड़ियों को उजागर करते रहना, जिससे सत्ता पक्ष अपनी मनमर्जी से किसी भी काम को ना कर सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं। 45 कह रहा है एक शिक्षिका अपनी कक्षा का आरंभ पशु या मवेशी चारागाह के लिए भूमि से संबंधित मामले पर चर्चा के लिए एकत्रित हो रहे लोगों की घटना पर चर्चा द्वारा कराती है। वह निम्नलिखित में से किस संभावित रूप से चर्चा करें। जब यहाँ सब लोग इकट्ठा होकर के किसी चारागाह के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो ये पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। कह रहा है कि कक्षा में अगर कोई विषय आवेगपूर्ण परिचर्चा को उत्पन्न करता है तब एक शिक्षक से क्या अपेक्षित किया जाता है, आपको बताना है। ठीक है, चलिए जल्दी से जवाब दीजिएगा 46 का। शिक्षक को सभी शिक्षार्थियों को शांत कराना चाहिए और परिचर्चा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना, ये तो गलत है। शिक्षक को ऐसे मामलों पर परिचर्चा परिपक्वता से करनी चाहिए ताकि स्वतंत्र विचारों के साथ दृढ़ रूप से चर्चा की जा सके। बिल्कुल दूसरा आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब आगे कह रहा ऊंचे स्वर में बोल रहे बच्चों को डांट देना गलत है। शिक्षक आरंभ से ही ऐसे विषयों को काट देना, ये भी निगेटिव आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। कह रहा है एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका और जिम्मेदारी के संदर्भ में कथनों पर विचार करके सही विकल्प का चयन करना है। 47 का जवाब आपको देना है। कह रहा है जल्दी से, ठीक है, करा उसे विद्यार्थियों का गतिविधियों और परियोजनाओं के साथ, देखिए मनोरंजन आपको नहीं कराना है भैया, सिखाना है बच्चों को। उसे एक ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो समकालीन घटनाओं और मुद्दों के ज्ञान से खुद को सूचित रखती हो। ठीक है, शिक्षार्थियों को उनके दैनिक जीवन और स्कूली जीवन में संबंध स्थापित करने में मदद करे। बिल्कुल हमारा एनसीएफ कहता है विद्यार्थियों के लिए नतीजा आधारित कक्षा वातावरण नहीं करना है भैया। तो बी और सी आपके सही है, तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं और 48 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए 48 का राइट जवाब आपको देना है, क्या होगा। कक्षा में जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करते समय शिक्षक को निम्न में से किन पर अधिक केंद्रण करना चाहिए, बताइए किस पर करना चाहिए। चूंकि घर का कार्य का मूल्य नहीं चुकाया जाता इसलिए इसे उत्पादक कार्य नहीं माना जाना चाहिए, गलत है। लैंगिकता के मुद्दे सिर्फ महिलाओं और लड़कियों के हैं, गलत है। जहां केवल आ जाए, सिर्फ आ जाए, वैसे भी वो ऑप्शन आपका गलत होता है।
यह दर्शाने के लिए कि सामाजिकरण हर जगह एक जैसा नहीं है, केस स्टडीज का प्रयोग किया जा सकता है। बिल्कुल सी आपका सही है, तो केवल सी राइट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं। 49 क्या कह रहा है? लैंगिक बराबरी की समझ को बेहतर करने के लिए कौन से उदाहरण कक्षा में चर्चा के दौरान दिए जा सकते हैं? सही विकल्प का चुनाव करें। तो राष्ट्रगान तो आप देंगे नहीं, सुल्ताना के स्वप्न की कहानी आप बता सकते हैं, ठीक है। और क्या बता सकते हैं आप? मताधिकार आंदोलन में बता सकते हैं। महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार आप बता सकते हैं। तो ठीक है, तो बी सी डी आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। 50 कह रहा है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा में भेदभाव के विषय पर चर्चा करना चाहती है। विषय क्या है? भेदभाव। निम्न में से कौन सा उदाहरण सबसे उपयुक्त है? भीमराव अंबेडकर के बचपन के अनुभव, बिल्कुल ठीक है, ऐसा बहुत बढ़िया रहेगा। आप इसको जब करवाएंगे तो सबसे अच्छा है, ठीक है। और कह रहा ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक जूठन, बिल्कुल ठीक है। भारत संविधान बनाने की प्रक्रिया नहीं, तो ए और बी आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 51। 51 क्या कह रहा है? समझिए, भेदभाव के संप्रत्यय का परिचय देने के पश्चात एक माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को निम्न सामाजिक स्तर के लोगों द्वारा अनुभव किए जाने वाले भेदभावों की समीक्षात्मक जांच में संलिप्त करना चाहती है। कौन सी गतिविधियां उसकी पाठ्य योजना में स्थान पा सकती हैं? आपको बताना है कौन सी गतिविधियों को वो रखेगी। जल्दी से आपको बताना है वो कौन कौन सी गतिविधियां हैं जिनको वो रख सकती है। तो दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन करा सकती है, बिल्कुल ठीक है। भेदभाव क्या है? एक व्याख्यान देना, लेक्चर देना निगेटिव है। भेदभाव से संबंधित अखबार के लेखों को एकत्र कर सकती है। ए और सी सही है, तीसरा आपका इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं और 52 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए 52 का राइट जवाब क्या होगा, आइए देखते हैं। कह रहा है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका पर ए और आर को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए, ठीक है। जल्दी से आपको जवाब देना है। कह रहा है, किसी आर्थिक व सामाजिक मुद्दे पर एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को बहुल दृष्टिकोण की समझ होनी चाहिए, ठीक है। गरीबी तथा जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दों को कई तरीके से व्याख्या करने की जरूरत पड़ सकती है, सही है। ये इसकी व्याख्या भी है, तो आपका ए और आर दोनों सही है। ए की आर सही व्याख्या करता है, पहला राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, अगला कौन सा क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं और 53 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 का आपको राइट जवाब देना है, क्या होगा। कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए, ठीक है। कह रहा है, मिडिल स्तर के उपरांत विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत कई अन्य उप विषयों को अध्ययन करने की जरूरत है 6 से 8 में, और यह पाठ्यचर्या के भार को बढ़ाता है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में पाठ्यचर्या भार के लिए मुख्य कारण यह है कि जिस तरह से स्कूली बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम सामग्री का विकास किया गया है वह बोधगम्य नहीं है, ये भी ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की आपकी सही व्याख्या भी करता है। 54 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको सामाजिक विज्ञान की कक्षा में द्वितीयक स्रोत की तरह माना जाएगा? बताइए, 54 का राइट जवाब दीजिए। तो वह है अकबरनामा पर लेखों के संपादित संकलन, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 55 पर और 55 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए 55 का राइट जवाब जो आपका विश्लेषणात्मक रूब्रिक है वो क्या है? प्रदर्शन वर्णक अधिगम निष्कर्ष के लिए है। जांच सूची दोहरे मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक है। और समग्र परक रूब्रिक एकाकी मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक है। तो आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं और 56 का राइट जवाब क्या होगा।
निम्न में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करते हैं? 56 का आपको राइट जवाब देना है। तो बताना 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे? नहीं। आर्थिक गतिविधि और गैर आर्थिक गतिविधि के बीच एक अंतर लिखिए, उपयुक्त उदाहरण दीजिए। ठीक है। प्रत्यक्ष कर क्या है? उदाहरण दीजिए। ठीक है। दक्षिण एशिया में कई देश में शासन के संघीय तंत्र नहीं है, व्याख्या कीजिए। ठीक है। तो आपका BCD दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 57 क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन से प्रश्न शिक्षार्थियों को केवल तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन कराते हैं? 57 का राइट जवाब आपको देना है, तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन कौन कराता है? बताइए। जलवायु और मौसम की परिभाषा दीजिए। भारत में मुख्य मौसम कौन से हैं? ठीक है। चलिए। आज के समय में और महाजनपदों के समय में गांवों की व्याख्या करने में 3 अंतर दीजिए। गलत। वनस्पति जगत और प्राणी जगत की उपस्थिति खाद्य के निर्माण पर किस प्रकार प्रभाव डालती है? गलत है। लोगों को संसाधन के रूप में व्यक्त करने से आप क्या समझते हैं? गलत है। केवल और केवल आपका A सही है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं। 58 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए 58 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है RTE एक्ट 2009 के अनुसार आकलन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? बताइए। बच्चे का सर्वांगीण विकास। ठीक है। ज्ञान के स्थानीय से वैश्विक पहलुओं को जोड़ना। नहीं भैया, ये बच्चे से आप नहीं कर सकते हैं। क्रियाकलाप खोज अन्वेषण द्वारा सीखना। बाल स्नेही बाल केंद्रित रीति रिवाज से सीखना। आपका B गलत हो जाएगा। तो ACD तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब चलते हैं 59 पर, और 59 का राइट जवाब क्या होगा देखते हैं। कह रहा है विद्यालयों में आकलन निम्नलिखित कारणों से किया जाता है, उपयुक्त विकल्प का चयन आपको करना है। तो जल्दी से बताइए 59 का राइट जवाब क्या होगा। कह रहा है विद्यार्थियों को उनकी अधिगम संबंधी उपलब्धियों को प्रमाणित करने के लिए। ठीक है। फिर कह रहा है विद्यार्थियों द्वारा जिन अधिगम संबंधी कठिनाइयों का सामना किया गया उनको समझने के लिए। ठीक है। और कह रहा शिक्षकों को विद्यालय के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए। गलत है। अधिगम संबंधी कठिनाइयों से उभरने के लिए तरीकों और साधनों को या उसको पता करना। ठीक है। तो D भी सही है। तो ABD आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। 60 क्या कह रहा है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्या है? ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए 60 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में 60 क्या कह रहा है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न मुख्यतः सामाजिक विज्ञान के अधिगम निष्कर्ष, तदानुभूत समीक्षा और संवेदनशीलता के विकास हेतु योग्यता का विकास का आकलन करते हैं? आपको जवाब देना है। अपने क्षेत्र में भौम जल को पुनः संचित करने के विधियों का उल्लेख कीजिए। नहीं। भारत के ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा करना अत्यंत दुष्कर होता जा रहा है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? सत्यापित कीजिए। ये ठीक है। भारत के ठीक है भारत के गांव के बड़े भाग में बच्चे कुपोषित हैं, व्याख्या कीजिए। तो बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। राष्ट्र के एकीकरण में कौन सी बाधाएं हैं? ये गलत है। तो B और C आपका से होगा, दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। कुल 60 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। इन 60 क्वेश्चनों को अगर आपने अच्छे से देखा, समझा, तो आगे आने वाले जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के स्तर हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हैं तो आप लोग इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।